अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी आप खैरियत से होंगे। आज फिर बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात होने जा रही है। और बीच में हम लोगों ने वीडियो बनाई थी माँ बाप की दुआएं कैसे ले सकते हैं, या एक इंसान को सक्सेस कैसे होना चाहिए, तो वो सक्सेस कैसे हो सकता है। आज जो दोबारा आप लोगों से लगभग 2-3 महीने से ज़्यादा हो गए मुलाकात नहीं हो पाई, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने वीडियो को देखा और आपको पसंद आई। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अब जो बात करनी थी आपसे बात ये करनी थी कि 15 अगस्त हमारा आने वाला है, जिसको हम धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन हमारे 15 अगस्त को मनाने लेकर हम लोग क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या हमें याद होना चाहिए कि 15 अगस्त को क्या हुआ था। तो चलिए चलते हैं। फिर गुजारिश आपसे कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपको जो अगर पसंद आता है तो हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो 15 अगस्त की देश की आज़ादी पे लेकर के मुस्लिम किरदार देश की आज़ादी में क्या रहा। बहुत सारे नौजवान हमारे किताबें नहीं पढ़ते हैं या नहीं जानते हैं। सिर्फ झंडा फहराने से देशभक्ति नहीं दिखी जाती। झंडे को सही फहराना भी हमारे पास आना चाहिए। राष्ट्रगान सही आना चाहिए। झंडे के रूल्स रेगुलेशन हमारे पास आने चाहिए। झंडे के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उस दिन क्या हुआ उसके बारे में भी तहकीक होनी चाहिए। क्या ये देश सिर्फ मुसलमानों का है, चाहे ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, चाहे ये देश अलग अलग धर्म का है। ये देश उस इंसानियत का है जिस इंसानियत ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। तफसील के साथ में चलते हैं। आज थोड़ी सी ज़्यादा नज़दीक है 15 अगस्त, तो इसलिए मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में मुसलमानी की जो मुसलमान थे उनका क्या किरदार रहा, क्या कुर्बानी रही। तो एक छोटी सी शायरी से आपके सामने के सैलाबों पे वो खुद फरेबी की सलीबे पे झूल जाती है, जो कौम अपनी रिवायत को भूल जाती है। आज़ादी की वो जंग जिसमें हिंदुस्तान का मुसलमान न सिर्फ ये है कि जंग के बिगुल तन मंधन से शरीक था, बल्कि हकीकत ये मतलब जो जंग का बिगुल था वो खुद ही इन्होंने बजाया था, जिसका हम समझ सकते हैं कि यही एक तहरीक थी जिसके ज़रिए हम लोग जुड़े हुए हैं। बल्कि मगर आज हालात की सितम ज़रीफ़े कहिए या कुछ फ़िरका परस्त जिन्होंने पैदावार का नाम दीजिए, कि जब भी किसी मौके पर मुल्क की आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने वाले का जिक्र होता है, तो कोई भी स्टेज हो, मीडिया हो, नेताओं का भाषण हो, बस कुछ लोगों का नाम का डंका पीट दिया जाता है। इन्होंने अंग्रेज़ों से देश को आज़ादी दिलाई, और जिस आज़ादी की जड़ों में लाखों माओं के सपूतों का खून, जिस तक हाथ पहुँचाने के लिए कितनी गर्दनों ने फांसी के फंदे के हार पहने हैं, उसके इस तरह बयान किया जाता है कि जैसे वो किसी ग़ुलाम मुल्क की नहीं बल्कि दो भाइयों के पड़ोसियों की आपस की लड़ाई हो। ज़्यादातर के बंटवारे को लेकर, जैसे एक मिसाल मैं आपको दे दूँ, जायदाद का जो बंटवारा होता है, जायदाद के बंटवारे को लेकर लड़ाई थी, और फिर कुछ लोग उठे, उन्होंने उनको समझा बुझा कर फैसला कर दिया, जबकि हकीकत कुछ और ही है। जबकि हकीकत है ये नहीं, बल्कि ये है कि मुसलमानों ने और ख़ास तौर पर हज़रत उलमा इकराम 100 साल तक अकेले अंग्रेज़ों से टक्कर ली, मादरे वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। लेकिन आज तारीख इतिहास को एक सोची समझी साजिश के तहत छुपाया बदला जा रहा है, जिसका शिकार आज वो मुस्लिम नौजवान भी हैं जिन्होंने इस दौर की तारीख़ को उन्हीं फ़िरका परस्तों के स्टेज से सुना या उनकी किताबों में पढ़ा होगा।
हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि लोग या तो स्टेजों से सुनते हैं या कभी कभार किताब पढ़ लेते हैं तो उनको मालूम हो जाता है। वो हैरान है कि उनके जहन में सवालात का सैलाब है कि फिर हम कौन हैं, इस देश में कहाँ से आए हैं, हमारा असलाफ बुजुर्गों ने देश के लिए क्या किया, वगैरह वगैरह। मगर उनके असलाफ की आज़ादी के सिलसिले में जो कोशिश और कुर्बानियाँ थी वो, और जिनको बुनियाद बनाकर बाद में आने वालों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत के लिए ऐलान किया, जिसके नतीजे में फिर हिंदुस्तान ने आज़ादी का सूरज देखा, वो सब का सब तारीख़ में महफूज है। ये एक छोटी सी आपके बारे इसमें मैंने बताया, बयान करने के लिए काफ़ी नहीं है, उसको पूरी तरह समझना भी ज़रूरी है। जैसे पूरी तरह समझने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? नक्श हयात मौलाना हुसैन अहमद मदनी, तहरीक शेख उल हिंद मौलाना मोहम्मद मियाँ देवबंदी, सीरत टीपू सुल्तान मौलाना मोहम्मद इलियास नदवी, सीरत सैयद अहमद शहीद मौलाना शाहजहानपुरी, सरगुज़िश्ते मुजाहिदीन मौलाना ग़ुलाम रसूल मेहर और तारीख़ जमीयत उलमा हिंद वगैरह किताबों को पढ़ा जाना चाहिए। ये किताबें उर्दू में ही बल्कि हिंदी में भी मौजूद हैं। अगर हम उर्दू नहीं पढ़ पा रहे तो आप लोग हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो तारीख़ के थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। तारीख़ में हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का जिक्र आमतौर से 1857 से मिलता है, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि जंग की आज़ादी की शुरुआत 1857 से नहीं बल्कि एक दरमियानी पड़ाव था, क्योंकि बहुत पहले से ही हज़रत सैयद अहमद शहीद राय बरेलवी की रहनुमाई में आज़ादी के मतवाले मालबार के इलाके के फ़तेह करके अफ़गानिस्तान पहुँचे चुके थे। इसके अलावा मादरे वतन की आज़ादी के लिए अगर किसी, जैसे हम कहें जियाले ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ तलवार उठाई तो वो श्री रंगापट्टनम का हुक्मरान, अगर मुल्क की तारीख़ बनाने के लिए बजाय मिटाने वाले फ़िरका परस्त इतिहासकारों ने हमारी तारीख़ को इस तरह तोड़ा मरोड़ा कि जिसमें हर कदम पर सच्चाई पर पर्दा डाल दिया। मुसलमानों और ख़ास तौर से उलमा इकराम की कुर्बानी और जंग आज़ादी के लिए उनकी सिराजुद्दौला बहादुर शाह ज़फ़र बाग, बेगम हज़रत महल और अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान जैसे ही कुछ नाम आपको लिखे मिलेंगे। इन हालात में मुसलमानों की नई नस्ल और ख़ास तौर से हिंदी लिखे आवाम अगर हकीकत से अनजान रहे तो उसका इल्ज़ाम किस पर होगा? ये सवाल है आप लोगों से। हम लोग तहरीक नहीं जानते हैं, न पढ़ना पसंद करते हैं। जो किसी ने माइक पे कह दिया तो ठीक, हमारा अपना सबका चल रहा है कि किसी ने झंडा फहरा दिया, किसी नेता को बुला लिया। हर इंसान का इस दुनिया में जो आज पैदा हुआ उसका अधिकार है कि हर एक आदमी को देश का राष्ट्रीय ध्वज बसम्मान पूर्वक फहराने का। आजकल सोशल मीडिया पे चलता है, मेरी आवाम से भी सोशल मीडिया से भी अपील है कि जब कोई ऐसी घटना होती है कि जिसमें लोग राष्ट्रगान भूल जाते हैं या झंडा सही से नहीं फहरा पाते हैं या झंडे का अपमान होने लगता है, तो आप उसको सोशल मीडिया पे मत डालिए। इसमें देश का अपमान होता है। दूसरी कंट्रियों में जाता है तो लोग ये सोचते हैं जिनको अपने देश का तिरंगा नहीं फहराना आता, वो दूसरे देश के बारे में बात करते हैं और अपने देश के बारे में बात करते हैं। तो ये मेरी गुजारिश है, कोई भी ऐसी दुर्घटना या घटना हो सकती है जिसमें कभी कभार हम राष्ट्रगान भूल जाते हैं, झंडा उल्टा फहरा नहीं खुल पाता है या पोल टूट जाता है, कुछ भी ऐसी घटना, उसको आप दरख्वास्त, हमारी गुजारिश है कि बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए। इससे अपना ही देश का नुकसान है। ये मैंने बात बताई तो मैंने अभी अब बताया कि का नाम लिखा होता है। इन हालात में मुसलमानों की नई नस्ल और ख़ास तौर पर जैसे मैं बताऊं, ऐसे कलमकार जंग आज़ादी का सरचश्मे अहमद एशिया के महान इस्लामिक यूनिवर्सिटी दारूल देवबंद से निकले वाले आलिम दीन मौलाना मुमताज़ अहमद कासमी, तहरीक आज़ादी हिंद में मुस्लिम उलमा और आवाज़ किरदार का ईंधन। अगर आप छोटी छोटी तहरीक का हिस्सा बनेंगे
तभी आपको मालूम होगा कि हमारा इस देश को कितने मुस्लिम उलमा अकाबिर लोगों ने इस पे कुर्बानियाँ दी हैं। सिर्फ झंडा फहराने से आप ये साबित करना चाहते हैं कि हमने हमारे अलावा देश के लिए इतनी मोहब्बत करते हैं, ये भी साबित करना है, क्योंकि ये मुल्क हमारा है और हम लोग इस मुल्क के बाशिंदे हैं और ऊपर वाले ने, खुदा ने हमें यहीं पैदा किया तो हम यहीं के बाशिंदे हैं। तो मेरी आखिरी एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप उसके पैटर्न पे हम झंडा फहराएं, झंडा फहराने का तरीका, जैसे जब हम झंडा फहराते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें जो हम पाइप, वो आप कुछ भी उसको बोलते हैं, पाइप, लकड़ी वगैरह, लेकिन उसको पोल बोलते हैं। अगर आप उसकी जो साइज़ है वो कम से कम 18 से 22 फीट रखेंगे तो मैं समझता हूँ उस पर ज़्यादा बेहतर झंडा फहराया जा सकता है। और जो हमारे झंडे की लंबाई चौड़ाई है, कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं है। लोग ख़रीदते हैं, कोई इतना साइज़ में ख़रीदते हैं, कोई इतना बड़ा ख़रीदते हैं, कोई बहुत बड़े साइज़ में ले आते हैं। तो मैं कहूँगा आपको कि जो असल झंडे का साइज़ होता है वो 3:2 का होता है। अगर आप उस साइज़ का झंडा ख़रीदेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर अच्छा जो झंडा होता है वैलिड, वो खादी का होता है। बाकी आप सब झंडे फहरा सकते हैं, अब आपको अधिकार है। हर झंडे को बांधने का सही तरीका आपको सोशल मीडिया पे भी मिल जाएगा कि कैसे इसको फोल्ड करना है। दूसरा, फूल भी डालने ज़रूरी नहीं है, वो तो हम लोग अपने शौक़ के लिए डालते हैं। अगर आप डालते हैं तो जो झंडे के फूल गिरते हैं तो आप उनको समेट भी लें बाद में, ताकि उससे अपमान ना हो। दूसरा, जब राष्ट्रगान आप करें तो मेरी फिर गुजारिश है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लें राष्ट्रगान जो वहाँ पढ़ता हो, क्योंकि जिसके हाथ में माइक होता है अगर वो राष्ट्रगान भूल जाए तो उसमें बहुत अजीब फील होता है। तो आवाम के किसके याद होता है, किसके नहीं होता है, लेकिन सारा जो श्रेय मिलता है उसको ख़राब होने का, वो जो जिसके हाथ में माइक होता है वो वही कि आपके याद नहीं था तो आपको रहना नहीं पड़े, दूसरे के याद ना हो। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि राष्ट्रगान की प्रैक्टिस कर लेनी है हमें। और झंडा को एक बार देख लेना है, झंडा गंदा तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है, या नया ख़रीदने की ज़रूरत है। आप जिस जगह झंडा फहरा रहे हैं उस जगह पे जो भीड़ हमारी आवाम होती है उसको कम से कम आप थोड़ी थोड़ी दूर रखिए। दायरा बना सकते हैं, एक गोल दायरा बनवा के आप जो लीडर्स आप झंडा फहराएंगे उनको आप सामने के पीछे की साइड कर सकते हैं। दूसरी ये है कि राइट साइड झंडे के नहीं खड़ा होना है, ये कोशिश करिए। सब लोग बाईं तरफ झंडे के खड़ा होइए और अच्छे से झंडा फहराइए। उसमें जो हम रस्सी लपेटते हैं उसमें एक छोटी सी लकड़ी, आपकी भाषा में हम बता रहे हैं क्लीड बोलते हैं, लेकिन आप वो बांधिए भी के सीधा, और ताकि जो रस्सी खींचते हैं हम उसको हम लपेट सकें। तो ये कुछ बातें थी और सोशल मीडिया में दीजिए, अच्छा है। आप लोग रैली निकालिए और अच्छे से 15 अगस्त मनाइए। मेरी आप सभी को 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, कि ऐसा दिन हमारे पास जब आता है तो हमें अपने जितने देश के लिए जिन जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी है उनको याद करना चाहिए, और आगे हम क्या करेंगे अपने देश के लिए वो भी हमें सोचना चाहिए। तो मेरी ये छोटी सी बातें थी। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वाज़मन एज ए असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइज़र कमिश्नर जमीयत यूथ क्लब भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, ज़िला मुरादाबाद।